कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से मरकज और रियासती हुकूमतों की तशवीश में इजाफा हो रहा है। अब तक 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकज ने अहम मीटिंग तलब की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे। तेलंगाना, केरल, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और मगरबी बंगाल से नए मामलों की तस्दीक हुई है। बुध के रोज तेलंगाना में एक दिन में सबसे ज्यादा 14 मामले दर्ज किए गए, जबकि केरल और गुजरात में 9 मामले रोशनी में आए हैं। राजस्थान के अजमेर में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया। आइंदा दिनों में क्रिसमस और फिर नए साल की तकारीब है, लिहाजा ओमिक्रॉन के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए उसूल और ज़वाबित के सख्ती से निफाज पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली से इस वक्त मौजूद है हमारे साथी अनूप गुप्ता। अनूप, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ओमिक्रॉन के मामले खासतौर पर पूरे मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए आज की जो ये पीएम की मीटिंग है ये काफी अहम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी चिंता जताई थी और आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों के साथ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे, इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो कोविड टास्क फोर्स बनाया गया है उनके अधिकारी मौजूद रहेंगे, इनके साथ एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सरकार की तैयारियां हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किस तरह का समन्वय है, और चूंकि दूसरे वेव में जिस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गई थी और बाद में ये कहा जा रहा था कि शुरुआती पहले वेव के बाद दूसरे वेव में थोड़ी खामियां रह गई थी, तो इस तरह की खामियां ना रह जाए उस पर भी आज जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया जाएगा। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि बूस्टर डोज को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बूस्टर डोज लगाया जाए या ना लगाया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी। इसके अलावा बच्चों की वैक्सीन, क्योंकि देखिए आमतौर पे कई जगहों पे स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं, तो बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या डेवलपमेंट है, क्या कब तक लगाया जा सकता है, तो इन तमाम मसलों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे और जाहिर सी बात है कि इन अधिकारी को जरूर प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिया जाएगा कि किस तरीके से आगे कदम बढ़ाया जाए, एहतियात के तौर पर कदम बढ़ाया जाए, जिससे ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। बर्तानिया में कोरोना की ताजा लहर कहर बरपा कर रही है। एक दिन में 1,06,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है, जो वबा के फूटने के बाद अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। 15 दिसंबर से कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट का खतरा अभी कम भी नहीं हुआ है। इस बीच नवंबर से ओमिक्रॉन वेरिएंट की आमद ने मुश्किलों में मजीद इजाफा ही किया है। क्रिसमस और फिर नए साल के जश्न के पेश नजर वबा के फैलाव को रोकने के लिए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन सख्त बंदिशें आयद करने पर गौर खौस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जॉनसन पहले ही कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। वज़ीर आज़म ने अवाम से भी अपील की है कि वो जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएं। वाज़ेह है कि इंग्लैंड में 12 से 15 बरस के बच्चे को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए अहल करार दे दिया गया है। रूप बदल बदल कोरोना हमले कर रहा है। एक वेरिएंट जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। हालांकि दुनिया भर के मुल्कों में कोरोना से मुकाबले के लिए टीकाकारी मुहिम जंगी पैमाने पर जारी है। अब तो कई मुल्कों में बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इस बीच अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। एफडीए ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फाइजर कोविड को हाई रिस्क मरीजों के इलाज के लिए इजाजत दे दी है। एफडीए का मानना है कि यह दवा कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर साबित होगी।
इंतखाबी मौसम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यूपी आना जाना लगा है। नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्तिताही तकारीब का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। चूंकि बनारस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी हल्का है, लिहाजा इसकी हमजहत तरक्की पर भी वो खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और इसी कड़ी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बनारस का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज दोपहर में कसीर जहती तरक्याती इक़दाम का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूपी के रियासती सनअती तरक्की अथॉरिटी के फूड पार्क में बांस डेयरी का संग बुनियाद रखेंगे। 30 एकड़ अराजी पर यह डेयरी तकरीबन 475 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। इससे देही मईशत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म दूध की पैदावार से मुताल्लिक कोऑपरेटिव यूनियन प्लांट रामनगर वाराणसी के लिए बायोगैस पर मबनी बिजली बनाने वाले प्लांट का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये दूध की पैदावार से मुताल्लिक कोऑपरेटिव यूनियन प्लांट को तवानाई के सिलसिले में खुद कफील बनाने का एक अहम कदम है। खबर बिहार से है। बिहार के गोपालगंज में 19 दिसंबर को खुशनुमा परवीन पर चाकू से हमला कर बुरी तरह जख्मी कर देने वाला कलीदी मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। बाकी 3 अब भी फरार हैं। जख्मी खुशनुमा पीएमसीएच में दाखिल है। मुतासरा ने कसूरवारों के लिए फांसी की मांग की है। वाज़ेह है कि गोपालगंज में खुशनुमा परवीन नामी तालिबा की एक साथी को गुड्डन नामी एक लड़का परेशान करता था। मुतासरा ने लड़की को दरिंदों से बचाने के लिए मदद की थी और इस मदद की सजा उसे भुगतनी पड़ी और गुड्डन ने खुशनुमा को ही चाकू से जख्मी कर दिया। फिलहाल खुशनुमा पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से लड़ रही है और पुलिस मुलजिमीन की तलाश में जुटी है। हाँ, मैं घर आ रही थी तो मुझे रास्ते में चाकू मार दिया। कितने की संख्या में थे वो? 4 थे पर वो एक ही हमला किया था। और कोई बचाने गांव के लोग नहीं आए? नहीं, एक तो भैया लास्ट में आए तो उन्हें भी थोड़ा सा चाकू लगा था। स्कूल जाती थी कि मैं पढ़ लिख के अपने पापा का नाम रोशन करूंगी एयर होस्टेस बन के, और मैं हेल्प एक लड़की को कर दी तो उसमें क्या बुरा था कि वो मुझे मार दी चाकू से। किसी का हेल्प करना तो बुरा बात नहीं है ना। मैं फांसी का सजा चाहूंगी गुड्डन को देने के लिए। मैं स्कूल जाती थी कि मैं पढ़ लिख के अपने पापा का नाम रोशन करूंगी एयर होस्टेस बन के, और मैं हेल्प एक लड़की को कर दी तो उसमें क्या बुरा था कि वो मुझे मार दी चाकू से। किसी का हेल्प करना तो बुरा बात नहीं है ना। पकड़ के मारे लोग, कोई ना बचाते रहो गाँव के, तब तक हम लोग चिल्ला लगे तो दूसर कोई बाइक से आओ तो तुम्हें बचोगे। अब हमने के डर लगा तो स्कूल ऐसे हमने नहीं सुन जाते। वक्त है एक ब्रेक का। एक और अहम खबर, सामना ने अपने इदारिये में एक मर्तबा फिर बीजेपी को निशाना बनाया है। इदारिये में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का मतलब एक तरह का चोर बाजार है। शिवसेना के तर्जुमान सामना के मुताबिक बीजेपी लीडरान ने अयोध्या मंदिर के अहाते में गैर कानूनी तरीके से खरीदो फरोख्त की है, जो कि अकीदतमंदों के साथ एक तरह का धोखा है। राम मंदिर की तामीर के नाम पर मिलने वाले चंदे का भी घोटाला सामने आया है। मंदिर के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 77 एकड़ जमीन हासिल की। साथ ही बीजेपी से वाबस्ता एमएलए, कॉरपोरेटर, पुलिस अफसरान ने जमीन खरीदी और बड़ी रकम की सरमायाकारी की, जिसका फायदा उनको बाद में मिलने वाला है। अयोध्या के मेयर ने जमीन खरीदी। इस जमीन का सौदा लाखों में हुआ और इसी जमीन को उसने अगले 5-10 मिनट में 16 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया। ऐसा मामला सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, सामना ने सवाल उठाया कि राम मंदिर के लिए लड़ाई किसने लड़ी, खून किसने बहाया और मंदिर के नाम पर मलिदा खाने वाला कोई और है। राम मंदिर कॉम्प्लेक्स जमीन खरीदो फरोख्त का तिजारती मरकज बन गया है। अखबार ने गैर कानूनी खरीदो फरोख्त को लेकर ईडी और सीबीआई पर भी सवाल उठाया है। वहीं अखबार ने मथुरा का जिक्र करते हुए लिखा है कि अब बीजेपी मथुरा के नाम पर मुल्क में फसाद फैलाना चाहती है और मथुरा को भी एक कॉम्प्लेक्स बनाकर बेचना चाहती है।
सामना ने अयोध्या का जिक्र करते हुए लिखा है कि शिवसेना अयोध्या को चोरों की आमाजगाह नहीं बनने देगी। बीजेपी ने मुल्क बेच दिया, लेकिन वो अयोध्या नहीं बेच सकेगी। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, सामना के एडिटोरियल को लेकर हंगामा बरपा है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, सामना में जिस तरह से बीजेपी को निशाना बनाया गया है, टारगेट बनाया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है कि राम नाम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बाकायदा उसकी जो ज़मीनें हैं वो बेच रहे हैं। ये अयोध्या का ही मामला है, साथ में जिक्र महाराष्ट्र का भी किया गया है। महाराष्ट्र के बीड के जो अष्टी गांव हैं, जहां पे 500 एकड़ ज़मीन है, जहां पे मंदिर और मस्जिद के नाम पे उन ज़मीनों पे घोटाला हुआ है, और जो बीजेपी के जो नेतागण हैं इसमें शामिल, इस तरह के उल्लेख वहाँ पे साफ तौर पर किए गए हैं। और ये बताने की कोशिश की गई है कि हिंदुत्व के नाम पर अगर शिवसेना को घेरने की कोशिश की जाती है तो वहीं पे कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने वाली बीजेपी भी ऐसे बड़े मामलों में शामिल है, जहां बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। जो सस्ते दर में जमीनें खरीदते हैं और उसके बाद करोड़ों का मुनाफा वहां पे कमाया जाता है। जिन्होंने शहीद हुए इस पूरे मामले में, उनका कहना है कि इस दौरान जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उस दौरान सभी ये कहते भाग रहे थे कि उनका हाथ नहीं था, एकमात्र शिवसेना ही ऐसी थी जो ये कहने से कभी हिचकिचाई नहीं की, उनके शिवसैनिकों ने किया। अब जब बात राम मंदिर बनाने की है, जब प्रधानमंत्री या फिर योगी जी वहाँ पे बाकायदा भूमि पूजन करते हैं, उसके बाद उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है, और ऐसे में जिन्होंने इस पूरे मामले में अपने बलिदान दिए थे उन्हें भूल कर बाकायदा वो लोग सामने आ गए, इसका प्रॉफिट ले रहे हैं। इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश यहाँ पे अयोध्या में की जा रही है। अब उनका अगला टारगेट मथुरा भी है। इस तरह के कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश शिवसेना की तरफ से बीजेपी को की गई है सामना के जरिए। जी वसीम, ये तो रही बात कि किस तरह का अब इसमें रिएक्शन सामने आएगा, उस पर भी नजर रहेगी। आपसे हम ओमिक्रॉन के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में क्या कुछ आज की सूरत हाल? देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर बाकायदा महाराष्ट्र सरकार काफी अलर्ट नजर आ रही है। इसकी वजह साफ तौर पे है कि महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 54 के आंकड़े पहुंच चुके हैं, ये अपने आप एक बड़ा नंबर है। और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जहां पे हर दिन अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो ऐसे में काफी दिक्कतें होती हैं। इसे रोकथाम करने के लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। उन सभी इलाकों में बाकायदा गश्त मौजूद है जहाँ पे भीड़ सबसे ज्यादा होती है। साथ ही सार्वजनिक ठिकानों पे किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसका खास ख्याल रखा जाता है। 31 दिसंबर की होने वाली पार्टीज पे नजर होगी, होटल्स पे नजर होगी और सार्वजनिक जगहों पे नजर होगी। इन सभी जगहों पे बाकायदा नजर रखें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाकायदा इस मामले को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जी वसीम, तो लगातार इन हालात पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एमपी असेंबली के सरमाई इजलास का आज चौथा दिन है। आज असेंबली में सरकारी और निजी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसानात की वसूली से मुताल्लिक बिल पर बहस होगी। वाज़ेह रहे कि बिल में धरना, जुलूस, हड़ताल, बंद, हंगामा आराई, पथराव, आग लगाने या तोड़फोड़ के जरिए सरकारी या प्राइवेट निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की भरपाई मुजाहिरीन से की जाएगी। और इसके लिए हुकूमत किसी खास वाक़े के लिए क्लेम्स ट्राइब्यूनल तश्कील देगी। ये 3 माह में इंक्वायरी के बाद मुआवजे की रकम का फैसला करेगा। इसके लिए जिस शख्स की इमलाक को नुकसान पहुंचा है उसे दरख्वास्त देना होगी। बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में सर्दी का सितम जारी है। बेशतर रियासतों में दर्जा हरारत 0 से नीचे है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान और दीगर रियासतों में ठंड से लोग परेशान हैं। बेसहारा और बेघर अफराद को ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना है। हालांकि तमाम तर रियासती हुकूमतों की तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका खातिर ख्वाह असर दिखाई नहीं दे रहा। उधर अगर फिजाई आलूदगी की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में इजाफा देखा जा रहा है। ठंड की मार से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आमदोरफ्त भी मुतासिर है। मुताद्दिद ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। परवाजों पर भी मौसम का असर देखा जा रहा है। दो तीन से ज़्यादा हो रहा है। मतलब ठंड तो ऐसी भी ठंड बढ़ रहा है धीरे धीरे। और आज ही मतलब ऐसा अचानक से कोहरा लग रहा है आज दिन में, और पता नहीं धीरे धीरे कम हो या फिर कुछ कर। ज़्यादा तो लग रहा है क्योंकि 2-3 दिन तो ज़्यादा लग रहा है। और पहले मुझे इतना दिल्ली में 6 साल से इतना तो लग नहीं रहा था, लेकिन इस साल तो ज़्यादा लग रहा है। ठंड तो बहुत बुरा हाल है। हाथ पूरा जम जा रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है।
क्या करें, किसी तरह पेट का सवाल है, कमाना तो पड़ेगा ही। पहले थोड़ा कम था, इस बार ज्यादा ठंडा आ रही है। हाँ जी, काम पे निकलते होंगे। हाँ तो कांपते रहते हैं, अपना चले जाते हैं बच्चों को लेके, क्या करें। क्या परेशानियां महसूस कर रहे हैं? परेशानी यही है कि प्रदूषण फैल गया ना जब से, तो मजदूरों का काम भी बंद पड़ा है। क्या करें, मजदूर छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएगा। पोल्यूशन की स्थिति तो मतलब शाम से तो बढ़िया ही है, सुबह के टाइम अपने फ्रेश माहौल है, व्हीकल वगैरह भी कम चलते हैं, उससे पोल्यूशन भी कम होता है। इस चक्कर से सुबह का टाइम बढ़िया है। शाम से पूछा था दिक्कत क्या होती है पोल्यूशन से, आपको थोड़ी बहुत, अब ज्यादा शाम के टाइम तो थोड़ी बहुत आँख वाँख में भी दिक्कत होती है, थोड़ी मतलब ब्रीथिंग वगैरह में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। हमें तो मतलब हम तो वैसे यंग है, हमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहती, जो बड़े होने की दिक्कत है। ग्रामाल्या 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से वॉश और मिनिस्ट्रल हेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। ये तमिलनाडु के चंद ब्लॉक्स में शुरू हुआ था और अब तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पौंडीचेरी में मौजूद है। ग्रामाल्या ने 6 लाख से ज्यादा इंफरादी घरेलू बैतुल खला को फरोग दिया है। Since 1987, when Gramalia was formed, we used to work for sanitation and water facilities in the rural areas. In the year 2000, we started working in the urban areas, where we come across several slums in the areas lacking basic sanitation facilities, as well as safe drinking water problems. So we used to closely work with Trichy City Corporation, by forming community-based organizations in the wherever we start working in a village or in a slum. Our major program was implemented through the community-based organizations. That is called the SHE teams, sanitation and hygiene education teams, or self-help groups, or washman committees. Gramalia could be able to construct more than 6 lakhs toilets, individual household toilets in South India. Also, we have mainly worked for providing safe drinking water supply to the rural households, where we could reach more than 36,000 households with safe drinking water taps connection. So these were all the activities we have mobilized from the local government support as well as central government support in different schemes. During the Kerala floods, Gramalia worked in 5 districts of Kerala with UNICEF support. Our major activities was there, rejuvenation of the drinking water wells, as well as retrofitting of individual household toilets affected by the floods. Those wells are chlorinated and cleaned and also renovated by Gramalia with UNICEF support. Thereby people can get potable water supply from the dug-well source. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।